हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम लोग सीखेंगे बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। मैं आपको समझाऊंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर चुका था, अब वो थोड़ा सा एरर आ गया, तो फिर मेरे को इतना मैंने लिखा हुआ पार्ट था, तो कोई नहीं, हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, बेसिकली जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, विच कैन फ्लो करंट, जो अपने आप में से क्या फ्लो कर सकता है, आप लोगों का करंट फ्लो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कॉपर वायर की, तो कॉपर वायर में से क्या पास हो सकता है, आप लोगों का करंट पास हो सकता है। तो इसलिए कॉपर वायर जो है आप लोग की एक प्रकार की क्या है, कंडक्टर है। अब देखो, जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं ना, उनके पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने ये आपका क्या बनाया, इस तरीके से कंडक्टर बनाया। अब इस कंडक्टर के पास में क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। बहुत सारे क्या होंगे, आप लोगों के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के रखा है आप लोगों का, जिंक। अब बताओ जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोगों का, 30। अब जिंक के आपके पास में एक मेटल है ना। और जिंक आप लोगों का मेटल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंडक्टर भी होगा। कंडक्टर बोलने का मतलब क्या है कि अपने आप में से क्या फ्लो कर सकता है सर, ये अपने आप में से करंट को फ्लो कर सकता है। अच्छा, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ आप लोगों का, 30। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 30, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब आपको ना ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में सीखा होगा। ये जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप आप लोगों ने सीखा होगा कि पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं आपके, 2। फिर सेकंड वाले में कितने आ जाते हैं, 8। थर्ड वाले में कितने आ जाते हैं, 18। और लास्ट वाले में कितने आ जाते हैं, 2। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ये आपका जिंक का न्यूक्लियस है, आप सबको पता है ना, जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेसिकली, ये आप लोगों का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों के प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं बताओ आप लोग की, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आप सबको पता होगा ये वाली बात। तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है आप लोगों का, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उस पर जीरो चार्ज होता है, इसलिए मैंने पी प्लस लिखा है। पी प्लस मतलब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो जीरो लिख दिया मैंने। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के बाद ये रही आप लोगों की फर्स्ट सेल, फिर ये रही आप लोगों की कौन सी सेल, सेकंड सेल। फिर ये रही हमारे पास में कौन सी सेल, थर्ड सेल। और ये लास्ट वाली सेल जो बोलेंगे ना हम लोग, ये फोर्थ सेल। अब देखो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, जो क्रॉस से बना रहा हूँ ना मैं, इलेक्ट्रॉन है। सेकंड में 8 है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दो। लास्ट वाले में 18 है, तो 18 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते 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 कितने हो जाएंगे, 18 तक डाल देना आप लोग। और लास्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो जो लास्ट वाली सेल होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक है। जो लास्ट वाली सेल है हमारे पास में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो ये जो आपका जिंक है ना, इस जिंक में जो लास्ट वाली सेल है उसको तो वैलेंस सेल बोल दिया। और जो अंदर की शेल होंगी ना, मतलब ये कौन सी, जिसमें 2 8 और 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। देखो पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, दूसरी वाली में 8 मौजूद है, तीसरी वाली में 18 मौजूद है। तो जो अंदर की शेल है ना आप लोगों की, जो मतलब अंदर की शेल है, 3 शेल, उनमें हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली, यहाँ पे जो अंदर की शेल है वो कौन सी बन जाएंगी आप लोगों की, इनर शेल। और जो लास्ट वाली शेल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको ना एक टर्म बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, और वो टर्म होती है हमारे पास में क्या, कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखो कर्नल का मतलब होता है कि आप एक काम करो, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ले लो, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ले लिया आप लोगों ने, और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स में साथ आप लोग क्या जोड़ दो, बेसिकली न्यूक्लियस को जोड़ दो। अगर आप ध्यान से देखो, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन, देखो जिंक की बात करो तो जिंक में इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा ध्यान से देखना। जिंक के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, 2 8 और 18 वाले, तो इनको जोड़ के देखना। 2 + 8 10, और 10 + 18 कितना हो गया बताओ आप लोगों का, 28। तो इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ आप लोग के, 28। तो इनर शेल में 28 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस। ध्यान से अगर आप लोग देखो तो न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस में कौन कौन होता है आप लोगों का, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, और साथ में क्या होता है बताओ आप लोगों का, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज होता है, तो इसको तो छोड़ दो।
तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है ना। और देखो मैंने कहा है कि अगर एटॉमिक नंबर 30 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 30, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 30। तो कितने प्रोटॉन हो गए बताओ आप लोगों के? 30 प्रोटॉन्स। क्योंकि न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है ना, क्योंकि प्रोटॉन का ही चार्ज होगा, न्यूट्रॉन का तो कुछ चार्ज होगा नहीं यहाँ पे। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो 30, देखो ये 30 पॉजिटिव का चार्ज है क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, 30 प्लस का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो 30 माइनस 28। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखो तो जो आपका कर्नल आ रहा है उस पर कितने का चार्ज आ रहा है? 2 का चार्ज आ रहा है ना भाई। देखो प्रोटॉन का प्लस है और इलेक्ट्रॉन का माइनस है, 30 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 2। तो आपको देखो कर्नल पे ओवरऑल कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो कर्नल क्या होता है आप लोगों का? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब कर्नल बनाने का तरीका बहुत ईजी है। जैसे अगर आपको ये जिंक का कर्नल बनाना है ना, तो जिंक का कर्नल बनाने के लिए क्या करो, ऐसे जिंक लिखो और उसके ऊपर ऐसे गोला बना दो, बस ये बन गया आप लोगों का जिंक का कर्नल। तो ये बन गया हमारे पास में क्या? जिंक का कर्नल। समझे बात को? तो जिंक का कर्नल बनाने का तरीका क्या है? जिंक लिखो और उसको इस तरीके से गोली डाल दो। और जैसे मान लो सोडियम का कर्नल बनाना होता तो Na लिखता और ऐसे कर्नल बना देता। अब देखो ये तो हम लोगों ने भाई, कर्नल बोलने का मतलब है कि आपने इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस डाल दिया। कर्नल बोलने का मतलब है कि आपने इनर शेल प्लस न्यूक्लियस बोल दिया ना। तो अब आपका वैलेंस शेल बच गया कि नहीं बच गया बताओ? तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दो इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के पास। अब जैसे मान लो आपके पास में एक जिंक की रॉड है, तो जिंक की रॉड में जिंक का कोई एक एटम थोड़ी ना होगा भाई साहब, करोड़ों एटम होंगे। तो करोड़ों एटम नहीं बनाएंगे हम लोग, 2-4 एटम बना लो। एक जिंक की है, एक जिंक की है, एक जिंक की है, एक जिंक की है। तो इस तरीके से इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस जिंक के भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक और जिंक ले लो, उसके भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे एक जिंक के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे करोड़ों जिंक होंगे तो पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना हमारे पास में। तो इसका मतलब आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करो भाई, जिंक की ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है ना, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करो अगर आप लोग, तो जिंक के पास में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है कि नहीं है बताओ? तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि जो भी हमारा, जैसे जिंक क्या है यहाँ पे, एक मेटल है, एक कंडक्टर है। तो जो भी आपके पास में कंडक्टर्स होते हैं ना, उनके पास में क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी कंडक्टर्स होते हैं उन कंडक्टर्स के पास में क्या होता है? हमारे पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंडक्टर ले लिया इस तरीके से, तो ये मेरे पास में कंडक्टर है। अब देखो बेटा, जो भी आपने ये कंडक्टर बना रखा है ना, अगर इस कंडक्टर में मैंने कोई बैटरी नहीं जोड़ रखी है, विदाउट बैटरी अगर मैं बात करूं, तो विदाउट बैटरी अगर मैं बात करूं ना, तो देखो इस कर्नल के पास में भाई, सॉरी, इस कंडक्टर के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो आपको समझ में आ ही चुका है कि ये जो हमारे पास में क्या है, ये जो आप लोगों का कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर के पास में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना लेता हूँ, देखो यहाँ पे। अब क्या होता है, क्योंकि जब आप लोगों ने बैटरी नहीं लगाई रहती है ना, तो बैटरी ना लगाने से क्या होता है कि जो भी आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉन्स को पता नहीं है कि कहाँ जाना है। देखो अगर आप लोग बैटरी लगाते हो, तो ये बात तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना कि जब आप लोग एक बैटरी लगाते हो, तो बैटरी लगाने से क्या होता है बेटा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ भागने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने बैटरी नहीं लगा रखी है तो फिर क्या होगा? फिर तो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में भागेंगे। मतलब अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर भाग रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे भाग लेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर भाग रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे भाग लेगा। एक इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से पीछे भाग लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या है कि जब आप लोगों ने बैटरी नहीं लगाई रहती है ना, तो यहाँ पे इनसाइड अ कंडक्टर, अगर हम एक कंडक्टर की बात करें, इनसाइड अ कंडक्टर, अगर हम बात करें कंडक्टर के अंदर की, तो इनसाइड अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपके रैंडम मोशंस में होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, है ना। ये कौन से मोशन में होते हैं बेटा? आप लोगों के रैंडम मोशन में होते हैं। तो जब आप लोगों ने कोई बैटरी नहीं लगाई रहती है ना, तो बिना बैटरी के ये जो कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ना इस तरीके से आगे जा रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों का पीछे आ रहा होगा,
है ना। फिर एक इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग का इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप लोग का इस तरीके से नीचे आ रहा होगा। मतलब अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं इनकी नेट वेलोसिटी के बारे में, अगर मैं इनकी नेट वेलोसिटी की बात करूं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है E1, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन E1 है और उस E1 इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, U1 वेलोसिटी से। दूसरा इलेक्ट्रॉन है आप लोग का E2, वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है सर आप लोग का, U2 वेलोसिटी से। एक इलेक्ट्रॉन है मान लो आपका E3, तो वो कितने से चल रहा है बताओ आप लोग का, U3 वेलोसिटी से। और ऐसे करते करते अगर आपके पास में En इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो n इलेक्ट्रॉन मान लो कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है आप लोग का, UN वेलोसिटी से। ये बात आपको समझ में आई ना। अब क्योंकि देखो होता क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आपको पता होगा। जो भी आपके पास में वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है आप लोगों की, वेक्टर क्वांटिटी। और आपको ये भी पता होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी है ना अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ फोर्स, जैसे आपके जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये आपके पास में एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आप लोगों ने क्या करा, 5 न्यूटन की फोर्स इधर से लगाई और 5 न्यूटन की फोर्स इधर से लगाई। तो आपको पता है ये जो ब्लॉक है ये मूव ही नहीं करेगा, यानी कि मूव नहीं करेगा ना। तो इसको इसका मतलब क्या, आपकी नेट फोर्स कितनी आ रही है यहाँ पे, ज़ीरो। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। अब इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स है, देखो 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लग रही है ना, 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लग रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपकी फोर्स है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेट फोर्स कितनी आ जा रही है आप लोगों की, ज़ीरो आ रही है। तो अगर जैसे एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो अगर आप बात करोगे नेट वेलोसिटी की, अगर हम लोग बात किसकी करें, नेट वेलोसिटी की, तो वो भी कितनी आएगी आप लोगों की, ज़ीरो ही आएगी, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो n इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास में। तो अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, एक टर्म मैं आपको बताता हूँ जिसको बोलते हैं एवरेज। आपको एवरेज निकालना तो आता होगा ना, नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ। जैसे मान लो एवरेज आपको कैसे निकालना है कि 3 लोग हैं मान लो, एक है ए, एक है बी और एक है सी, 3 लोग हैं ABC। और एक्चुअल में हम लोग इनकी हाइट को देख रहे हैं। जैसे ए की हाइट मान लो H1 है, बी की हाइट कितनी है, H2 है, और सी की हाइट कितनी है आप लोग की, H3 है। और आपसे बोला कि इनकी एवरेज हाइट बता दो। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, देखो ए की हाइट कितनी है बेटा, H1, बी की हाइट कितनी है आप लोग की, H2, और सी की हाइट कितनी है बताओ, H3। और टोटल कितने पर्सन है, 3 पर्सन है ना। तो H1 प्लस H2 प्लस H3 अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का, 3 आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं ना एवरेज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप लोगों की, अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ ना इसकी, तो आप इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे ना तो ध्यान से देखना एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी। देखो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, U1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, U2, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, U3, और n वाले इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या बताओ आप लोग की, UN। और अपॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, ऐसे E1 E2 E3 ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स, तो डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आप लोगों का, n। और क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी तो किसके बराबर है, 0 के बराबर ना भाई, एक दूसरे के इफेक्ट को काट दे रही है। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, इसको U एवरेज बोलेंगे हम लोग, है ना। U एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भाई सबकी जोड़ के U आ गई तो U एवरेज। तो हमने क्या बोल दिया, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है, एवरेज वेलोसिटी आ रही है, उस एवरेज वेलोसिटी U एवरेज को कितना लिख सकते हैं बताओ हम लोग, वो 0 के बराबर है। ये समझ में आया ना आपको कि एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे भी आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन पीछे भी आ रहा है ना। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बताओ आप लोग की, 0। अच्छा ये तो कब है, जब आप लोगों ने क्या कर रखा है, कोई बैटरी नहीं लगा रखी है। मतलब अगर मैंने किसी कंडक्टर में बैटरी नहीं लगा रखी है ना तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है। लेकिन अगर आप लोग मान लो किसी कंडक्टर में बैटरी लगा दो, मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखना, इसी कंडक्टर में मैं बैटरी लगा लेता हूँ। मतलब ये जो मेरे पास में कंडक्टर है, इस कंडक्टर में, ये जो आप लोगों का कंडक्टर है, ऑन अप्लाइंग बैटरी। सो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑन अप्लाइंग
बैटरी। तो जब आप इसमें बैटरी लगा दोगे ना, तो बैटरी लगाने से क्या होगा ध्यान से देखना। जब आप इसमें बैटरी लगाओगे तो ये मान लो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है ना, फिर छोटा वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे भी कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा टर्मिनल आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब जो भी देखो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के देखो, पहले तो जो आप लोग के इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उन्हें पता नहीं था कहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने ऑन अप्लाइंग बैटरी, जैसे ही आप लोगों ने बैटरी अप्लाई करी, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाने लग जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, है ना। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाने लग जाएंगे बताओ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जब ये इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे ना, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे। मतलब जो भी आप लोग के इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आप लोगों की, कांस्टेंट होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ऑन अप्लाइंग बैटरी द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, the movement of electron will be from, मतलब ऑन अप्लाइंग बैटरी, जब आप बैटरी अप्लाई कर दोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही तो जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो जाने लग जाएंगे एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। किससे जाएंगे वो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएंगे, ठीक है। अच्छी बात बताओ, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे। देखो बेटा, वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास में, स्पीड प्लस में डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब वो चल तो रहे हैं ना, स्पीड तो है उनके पास में। और देखो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब उनके पास में एक डायरेक्शन भी है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस वेलोसिटी is called as drift velocity। ये आपको बात समझ में आई बेटा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। भाई सिंपल सी बात है कि जब आप लोगों ने बैटरी अप्लाई नहीं कर रखी थी ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडम मोशन में थे। बट जैसे ही आप लोगों ने क्या करा, बैटरी अप्लाई करी, तो बैटरी अप्लाई करने से क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे और प्लस की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे ना। और जिस कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहे हैं ना, उसी को हम लोगों ने बेसिकली क्या नाम दे दिया यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। अब मान लो आपका जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है वो E1 है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो V1 है, ठीक है। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आप लोग का E2 है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो V2 है ना। ऐसे तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन मान लो आपका E3 है, उसकी वेलोसिटी कितनी है आप लोग की, V3 है। अब मान लो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपका En है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, Vn हो जाएगी। समझ रहे हो इस बात को। जैसे यहाँ पे देखो, पहले पहले वेलोसिटी को U1 U2 U3 बोला था, और अब हम लोग वेलोसिटी को V1 V2 V3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई बात बताऊँ, मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बेटा एवरेज वेलोसिटी, तो वो तो आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, सो इफ़ आई आस्क यू व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग VD बोलेंगे। डी का मतलब ड्रिफ्ट, V का मतलब वेलोसिटी। मतलब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ना, जिस कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, उसको एवरेज वेलोसिटी बोल दिया, VD। तो एवरेज कैसे निकालेंगे बताओ, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की V1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की V2, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की V3, प्लस करते करते n वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी आ जाएगी बेटा, Vn, और अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ हमारे पास में, n। क्योंकि एवरेज निकालने का तरीका यही होता है ना, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की V1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की V2, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की V3, n वाले इलेक्ट्रॉन की Vn, और अपॉन में कितना आ जाएगा, n। तो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, बताओ। अब ये एक और चीज़ होती है जिसको मैं आपको समझाता हूँ, रिलैक्सेशन टाइम। एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ
दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, इस रिलैक्सेशन टाइम को ना हम लोग इस तरीके से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल होता है आप लोगों का, ये टाउ का सिंबल है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है सर? मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको अभी क्या समझाया कि देखो जो भी आपका मेटल होता है ना, उस मेटल में आपके इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो जैसे ये आप लोगों ने एक कंडक्टर बनाया ना, ध्यान से देखना, ये कंडक्टर के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, भाई एक बात बताओ, कंडक्टर के अंदर तो एक्चुअल में एटम्स होंगे ना। अगर मैं बात करूं तो आपका जो कंडक्टर है, जो भी आपके पास में कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास में तो एक्चुअल में एटम्स होंगे। ये कोई भी चीज़ आपकी एटम से मिल करके बनी है ना। अगर ये मैटर है आपका, ये पदार्थ है, तो किससे मिल करके बना है सर? एटम से मिल करके। तो अगर आपके पास में कोई भी कंडक्टर है तो वो एटम से मिल के बना है, और उस एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और कर्नल भी है। कर्नल मतलब क्या हो गया भाई? वो पॉजिटिव चार्ज वाला ना। तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, कर्नल भी हैं। तो जैसे मान लो एक कर्नल है, कर्नल तो भाई साहब पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। आप लोगों को बताया ना मैंने अभी आपको कि जो कर्नल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। देखो तो जो भी आपका कर्नल है, अब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन आया और इस कर्नल से टकराया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन आपका कर्नल से टकराया, और यहाँ पे एक दूसरा कर्नल भी है, ठीक है। ये आपका कर्नल नंबर 1 बोल दो इसको। इसको कर्नल नंबर क्या बोल देते हैं? 2 बोल देते हैं। अब ये वाले, जब ये इलेक्ट्रॉन इस कर्नल से टकराया तो वापस फिर इस कर्नल पे भी तो टकराने जाएगा ना। समझो बात को। जब ये इलेक्ट्रॉन आपका इस कर्नल से टकराया, और इस कर्नल में टकराने के बाद जब ये इस कर्नल पे जा रहा होगा, तो जो भी इसको टाइम लग रहा है ना यहाँ पे, है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब एक कर्नल से टकराता है और जब वो दूसरे कर्नल पे टकराने के लिए जा रहा है, तो उसको बीच में जो टाइम लगता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? बेसिकली इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन it is the time taken by the electrons between देखो एक एक कोलिजन मतलब होता है टक्कर। तो एक कोलिजन उसकी पहले वाले कर्नल के साथ हुई, फिर एक कोलिजन उसकी दूसरी कर्नल के साथ हुई, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब एक पहले कर्नल के साथ एक हुई, फिर दूसरे कर्नल के साथ एक हुई। तो इट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू successive collision with kernels। समझ में आई बेटा आपको बात? सिंपल सी बात ये है कि आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉन्स को टाइम लगता है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस कर्नल से टकराया, अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कर्नल से टकराने के लिए जा रहा होगा, तो जो उसको यहाँ पे टाइम लग रहा है, ये टाइम, इस टाइम को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इस टाइम को ही हम लोग टाउ बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम। समझ गए बात को? अच्छा, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन आपका E1 है, उसका रिलैक्सेशन टाइम मान लो τ1 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का क्या है? E2 है, उसका रिलैक्सेशन टाइम कितना है? मान लो आपका τ2 है। एक इलेक्ट्रॉन आपका E3 है और उसका रिलैक्सेशन टाइम कितना है बताओ आप लोग का? τ3 है। और एक इलेक्ट्रॉन आपका मान लो En है, ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स है और उसका रिलैक्सेशन टाइम कितना है आप लोग का? τn है। तो मुझे बता सकते हो अगर आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना है बेटा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को पहले तो मैं डिनोट कर दूंगा टाउ एवरेज से, है ना। किससे डिनोट कर लेंगे हम लोग? टाउ एवरेज से। अच्छा, हम ये क्यों ले रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे होंगे ना, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना हो जाएगा आप लोगों का? पहले वाले इलेक्ट्रॉन का कितना कितना है भाई? τ1, दूसरे वाले का τ2, प्लस तीसरे वाले का τ3, और करते करते कितने हैं हमारे पास में? τn हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में? n। समझ की बात हो? क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास में, ऐसे तो निकलेगा एवरेज, ठीक है। तो ये भी हो गया आप लोगों का रिलैक्सेशन टाइम। आई होप आपको रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वीडी, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अब हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ठीक है, करते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट। कैसे करेंगे, देखो एक्चुअल में आप एक बात बताओ मुझे सबसे पहले कि जैसे ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपकी वेलोसिटी से चल रहे हैं, मतलब जिस भी वेलोसिटी से चल रहे हैं उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिया। तो एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉनों के पास में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना, क्या होगा इनके पास में, एक्सेलरेशन। देखो मुझे एक बात बताओ आप लोग कि जैसे ये आपके पास में कंडक्टर है ना, ये हमारे पास में हो गया क्या, कंडक्टर, और इस कंडक्टर में मैंने क्या कर रखा है, इस तरीके से बैटरी लगा रखी है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आपके चल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ में चल रहे होंगे ना आप लोगों का, किसके साथ में चल रहे होंगे, एक्सेलरेशन के साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों का एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है हमारे पास में, कि हमारे पास में फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है m इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू में ए। अब ध्यान से देखो, ये m इधर मल्टीप्लाई में होगा ना ए के साथ, m तो यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो देखो f तो ऐसे ठीक है, m इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और बराबर कितना बचेगा, ए के। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आप लोग की, ए की वैल्यू आ चुकी है एफ बाई एम। तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ चुका है, ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का, एफ अपॉन में कितना, एम। अब आप बोलोगे सर ये एफ कैसे निकाले, तो मैं आपको बताता हूँ ये एफ कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। एक्चुअल में एक चीज़ होती है, देखो हमेशा याद रखना, मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, आपको इतना तो पता होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा प्लस से, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, प्लस से माइनस की तरफ होती है। मतलब अगर यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है ना, तो और अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्लस से माइनस की तरफ होगी, ऐसे ऐसे। तो प्लस से माइनस की तरफ क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी हमारे पास में। तो आपने देखा जैसे ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पे क्या बन चुकी होगी बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ऐसे एरो लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है ना, तो यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ क्या बन चुकी होगी बताओ, एक इस तरीके से क्या बन चुकी होगी बताओ, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी होगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फंडा होता है कि जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ कहीं पे एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों की, तो अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर आपके पास में कोई चार्ज है, अगर मान लो आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है और अगर मान लो आपके पास में माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ बुलाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू चार्ज को अपने से दूर भगा देती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, प्लस वाले चार्ज को तो अपनी तरफ खींचेगी और माइनस वाले चार्ज को अपने से दूर भेज देगी। अच्छा समझो, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस क्यू को तो अपने पास बुला रही है, अपने पास बुला रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस क्यू को क्या कर रही है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू को अपने से दूर भेज रही है। अभी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू को अपने से दूर और माइनस क्यू को, सॉरी प्लस क्यू को अपने पास और माइनस क्यू को अपने से दूर भेज रही है। बट एक बात बताओ, किसी ना किसी फोर्स से ही भेज रही होगी ना भाई, इस प्लस क्यू को अपनी तरफ बुलाएगी तो भी कोई फोर्स लगेगी, माइनस क्यू को अपने से दूर भेजेगी तब भी कोई फोर्स लगेगी, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कि आप ये देख लो चार्ज कौन सा है आप लोगों का, तो चार्ज हम लोग बोल लेंगे क्यू इंटू में ई। अगर वो प्लस वाले पे लगाती है तो प्लस का क्यू ही हो जाएगा, और माइनस वाले पे लगाती है तो माइनस का क्यू ही हो जाएगा। ये समझ में आपको कि एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई कब होगा, जब वो प्लस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगी अपनी तरफ, और माइनस क्यू ई कब होगा, जब वो माइनस वाले चार्ज को अपने से दूर भेजेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन देखो जरा कितनी हो जाएगी, तो फोर्स एक्सर्टेड
ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे क्या है बताओ आप लोग का इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसी बन रही है ना, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगी, और कितनी कितनी फोर्स से दूर भेजेगी बताओ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू इंटू में ई। तो कितना हो जाएगा बताओ फोर्स का फॉर्मूला आप लोग का, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का क्यू इंटू में कितना आ जाएगा आप लोग का ई। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लेते हैं हम लोग, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस पी होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज प्लस पी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो हम लोग माइनस ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, और इंटू में कितना आ जाएगा आप लोगों का ई आ जाएगा, तो माइनस का ई इंटू में कितना आ जाएगा ई। अब ध्यान से देखो ये वाला ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये वाला ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो आपको फोर्स की वैल्यू मिल गई, उसको आप लोग यहाँ पे पुट कर लो। तो एक काम करते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट सेकेंड इन फर्स्ट, तो सेकंड को फर्स्ट में पुट करना बेटा जरा। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स अपॉन मास है ना, फोर्स अपॉन में मास है, तो फोर्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का ई इंटू में ई अपॉन में एम, वो तो चल ही रहा है। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बन चुका है बताओ आप लोग का, माइनस का ई अपॉन में कितना एम। तो ये बन गया हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन हमें तो किसके लिए फॉर्मूला निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो उसके लिए कैसे निकाले मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक्चुअल में मेरे को एक बात बताओ, आपने काइनेमैटिक्स की एक इक्वेशन होती थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑन अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऑन अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आप लोगों की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। ऑन अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाती है आप लोग की, v इज इक्वल टू यू प्लस में कितना 80, ठीक है। कितना आ जाता है आप लोगों का, यही तो होती है, यही तो है आप लोग की सेकंड लॉ ऑफ सेकंड इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस में कितना 80। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, E1 वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास में, E1 वाला इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, v1, u कितना हो जाएगा आप लोग का u1। अच्छा एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन तो सबका सेम ही रहेगा ना, सेम स्पीड से चल रहे होंगे सब। और टाइम कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो टाइम देखो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो टाइम लिया जाता है ना उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है ना उस टाइम को हम लोग किसके बराबर लिखेंगे, टाउ के बराबर। मतलब यहाँ पे जो टी है ना आप लोगों का वो टाउ के बराबर हो जाएगा, टाउ। तो टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, टी की जगह पे लिखेंगे टाउ 1, ठीक है। अब अगर मान लो आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन है E2, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, यहाँ पे आ जाएगा u2, एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, और t की जगह पे कितना आ जाएगा आप लोग का, टाउ 2 लिख लेता हूँ मैं सीधा। ऐसे मान लो आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी v3, u की जगह पे u3, a तो सेम रहेगा, और इधर कितना आ जाएगा आपका टाउ 3। ऐसे करते करते मान लो आपके पास में En इलेक्ट्रॉन है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ आप लोगों की, देखो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, Vn हो जाएगी आप लोगों की, है ना। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास में, Vn। u की जगह पे भी कितना लिख दोगे बताओ आप लोग, Un। a की जगह पे तो a रहेगा, और टाउ की जगह पे कितना आ जाएगा आपका टाउ 1। अब समझिए इस बात को। अब एक काम करो, देखो अगर मैं, देखो यहाँ पे v की जगह पे काम करना, इस सब का एवरेज निकालना है आपको। तो v की जगह पे क्या रखोगे बताओ आप लोग, इस वाले में देखना ध्यान से, ठीक है। v की जगह पे मैं रख लूँगा v1 प्लस में v2 प्लस में v3, करते करते कितने बताओ हमारे पास में vn तक है, और अपॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में, n है ना, तो अपॉन में कितना आ जाएगा n बराबर। अब देखो v की जगह पे मैंने वैल्यू रख दी, u की जगह पे भी रखना। तो पहले कितना आ जाएगा बताओ आपका u1, फिर कितना आ जाएगा u2, फिर कितना आ जाएगा u3, और प्लस में करते 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 फिर कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, un आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, n सेम ही चल रहा है, एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक्सेलरेशन तो सेम है ना, तो प्लस लिखा, और एक्सेलरेशन कितना होता है आप लोग का a, तो उसको मैंने सेम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बताओ। अब ये देखो ये t है, तो t की जगह पे टाउ 1 लिख रहे हैं ना,
तो क्या आ जाएगा बताओ, टाउ 1। फिर अगले वाले का कितना आ जाएगा बताओ, टाउ 2 प्लस में टाउ 3, करते 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 कितना आ जाएगा, टाउ n तक। और टोटल कितने बताओ हमारे पास में, n। समझे इस बात को। अब इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। देखो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n, इसको देखो मैंने कुछ वैल्यू लिखी थी ना इसकी, ध्यान से देखना। v1 देखो यहाँ पे देखो, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन में n, इसको हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था, तो इसको तो मैं लिख लेता हूँ vt। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर आ गया नहीं है। अच्छा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n, ये भी आप लोगों ने कुछ लिखा था शायद, ध्यान से देखो। देखो un प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन में n, ये किसके बराबर था, u एवरेज के बराबर। और u एवरेज कितना आया था आप लोगों का, 0। एक काम करता हूँ, पहले मैं u एवरेज लिख लेता हूँ। तो इस सब की जगह पे कितना लिख दोगे बताओ आप लोग, इस सब की जगह पे तो मैंने vd लिख दिया, इस सब की जगह पे कितना लिख दोगे बताओ आप लोग, u एवरेज। ये u एवरेज के बराबर आ चुका है। प्लस में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, a। अच्छा टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n और अपॉन में n, इस सब की जगह पे कितना लिख दोगे बताओ आप लोग, टाउ एवरेज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ हमारे पास में, टाउ एवरेज। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो vd इज इक्वल टू u एवरेज, तो आपको पता ही है 0 हो गया। प्लस में कितना चल रहा है आप लोग का a, और साथ में कितना आ जाएगा आपका टाउ एवरेज। यहाँ तक तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब ध्यान से देखो vd आपका ऐसे ही ठीक है, 0 प्लस a टाउ एवरेज करोगे तो टाउ एवरेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, a टाउ एवरेज, a टाउ एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो vd a की जगह पे क्या रख सकता हूँ बताओ, एक ही जगह पे तो मैं निकाला है ना यहाँ पे। देखो एक ही जगह पे हम लोगों ने ये नहीं निकाला, माइनस का ई अपॉन एम। क्या लिख सकते हैं बताओ हम लोग, एक ही जगह पे माइनस का ई इंटू में ई अपॉन में कितना एम आ जाएगा आपका, और साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, टाउ एवरेज। तो ये आ गया आप लोगों का किसका फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप माइनस को हटा दो, मतलब साइन को ना देख के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ओनली एंड ओनली वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है बताओ, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट अगर मैं आपसे पूछूँ इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आपसे कोई पूछे ना, अगर मैं आपका सिर्फ पूछूँ इससे मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड अगर आपसे कोई पूछे तो वो सिर्फ प्लस का कितना लिखोगे आप लोग, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब प्लस माइनस का साइन नहीं देखना, बस आपको वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वी डी, साथ में कितना आ जाएगा ई, फिर ई आ जाएगा अपॉन में एम, और साथ में कितना आ जाएगा आपका टाउ एवरेज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल दिया अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। इसमें मैं आपको सारी टर्म्स बता देता हूँ। बताओ वीडी क्या है आप लोगों का, तो सर वीडी है हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वीडी क्या है सर आप लोगों का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है बेटा आप लोगों का, ई है हमारे पास में सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि आप सबको पता ही है कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई क्या है बताओ आप लोगों का, तो ई है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है बताओ आप लोगों का, एम है सर आपके पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 और साथ में केजी। और टाउ एवरेज ये तो हम निकाल चुके हैं ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन जो हम लोगों ने करी है ना, कौन सी वाली, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई होप आपको ये वाली जो चीज़ है वो एकदम क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो निकालेंगे ना, वो निकालेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट जो हम लोग चीज़ करने वाले हैं वो क्या आने वाला है बताओ आप लोगों का, नेक्स्ट हमारे पास में जो चीज़ आएगी वो आएगी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, रिलेशन बिटवीन, है ना। नेक्स्ट चीज़ क्या आने वाली है आपके पास में, रिलेशन बिटवीन, relation between current and drift velocity। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब करंट जो आपका आई होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि आपकी वी डी होती है,
उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें करना है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला जो निकलेगा ना आई का, वो निकलेगा VDE NA, आई इज इक्वल टू VDE NA। ये आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाना है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलेगा ये, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक कंडक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस तरीके से कंडक्टर ले लिया। एक काम करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, फिर इधर मैं आपको थ्योरी लिखा दूंगा, है ना। तो लेट से ये हमारे पास में क्या है, इस तरीके से एक, ये मैंने आप लोगों का एक कंडक्टर बना दिया। तो ये आपके पास में कंडक्टर हो गया। अब मैंने बोला कि इस कंडक्टर को मैंने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ में। तो काम करते हैं, इस कंडक्टर को मैं एक बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ। मान लो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है आप लोगों का नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो आपको पता है यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ना नेगेटिव चार्ज वाले पे, ठीक है सर। अब एक काम करो कि जैसे मैं ना, ये जो आप लोगों का मैंने कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर का अगर मैं कहीं पे भी 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लूँ, क्या ले लूँ मैं यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब का मतलब समझते हो आप लोग, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास में क्यूब है ना, और इस क्यूब का मान लो, इस क्यूब की जो लेंथ है वो लेंथ भी आपकी 1 मीटर है, इसकी जो ब्रेथ है वो भी आपकी 1 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वो भी कितनी आप लोग की 1 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और वो आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। क्योंकि आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है ना क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मान लो मैं बोल देता हूँ n इलेक्ट्रॉन है। तो इसी बात को मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेट द नंबर, क्योंकि आपको पता है ना कि जो भी मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है कंडक्टर के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते। तो मैंने क्या बोल दिया, लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज, कितना मान लिया आप लोगों ने, n। तो आपको पहली लाइन समझ में आ गई, जो मैंने इसका इतना सा एरिया, इतना सा मीटर क्यूब का जो मैंने इसका क्या लिया होगा, वॉल्यूम लिया होगा, तो उसमें कितने आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो आपका कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, लेट इट बी l। तो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी मान लेता हूँ मैं, l मान लेता हूँ, ठीक है। और इसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये वाला एरिया है जो, इसको बोलते हैं ना क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाले, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कितना मान लिया आप लोगों ने, लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बोल लिया आप लोगों ने, इज a, ठीक है। तो पहली लाइन मैंने ये बोली, दूसरी लाइन मैंने ये बोली, ये दो लाइन तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने क्या बोल दिया कि लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, और लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, अभी इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स ने, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो टी टाइम है आपका, टाइम कितना दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको टी टाइम दे दिया, तो टी टाइम्स में ये इलेक्ट्रॉन्स कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन टी टाइम। तो टी टाइम में आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं। मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अभी आपके यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे मौजूद हैं, और टी टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कहीं यहाँ पे आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल
यहाँ कहीं पे आपके इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं इधर, ऐसे। तो मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप लोगों के ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे थे आप लोगों के, अब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुके हैं आपके पास में, तो लेट इट बी, ये डिस्टेंस ही तो कवर करी होगी ना उन्होंने, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर करी है, और कितने टाइम में कवर करी है बताओ, टी टाइम में। अब कैसे निकालोगे आप वो डिस्टेंस, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है भाई साहब आप लोगों का, स्पीड का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन में कितना टाइम हो जाएगा। अब देखो, ये जो आप लोगों के सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो किस स्पीड, एक चीज़ देखो, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से, तो डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ, स्पीड आप लोगों का ऐसे ही ठीक है, टाइम आपका इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ आप लोगों की, डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास में कितनी, कितनी डिस्टेंस से चल रहा होगा बताओ ये आप लोगों का, तो डिस्टेंस आ जाएगी इसकी, यही तो बतानी ना हमें कि इलेक्ट्रॉन्स ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। अब ध्यान से एक बात को समझना, स्पीड, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से चल रहे हैं, मैंने आपको बताया ना कि जब हम लोग कोई बैटरी नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम घूम रहे होते हैं, बट जब आप बैटरी लगा लेते हो, ऑन अप्लाइंग अ बैटरी, जब आप बैटरी लगा लेते हो तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स स्पीड से चलते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्पीड किसके बराबर हो गई आप लोगों की, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, और इनटू में टाइम इनको कितना ले रहे हैं यहाँ पे, टी, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी बताओ इन्होंने, वी डी इंटू टी, ये समझ में आया आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन्स ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है बताओ आप लोग की टी टाइम में, वो कवर करी है इन्होंने वी डी इंटू में टी, ये समझ में आया बताओ आप लोगों को। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप है ना, कि मतलब कहने का मतलब क्या है आप लोगों का, कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे थे, ध्यान से समझना ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे थे इस तरीके से, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे इधर आ चुके होंगे ना आप लोगों के, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन्स पहुँच चुके हैं आप लोगों के, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन्स पहुँच चुके हैं ना, तो इन्होंने इतनी डिस्टेंस कवर करी है कि नहीं करी बताओ, इतनी डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोगों की, ये डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की, वी डी इंटू में टी, ठीक है, वी डी इंटू में कितना, टी। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब आप लोगों के यहाँ पे पहुँचे हैं, ध्यान से समझना इस बात को, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे मौजूद है आप लोगों के, अब इन इलेक्ट्रॉन्स के आगे भी तो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे ना सर, इस तरीके से, इनके आगे भी तो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे ऐसे, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल रहे होंगे यहाँ पे, तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को हटाया होगा तभी तो यहाँ पे आए होंगे ना। देखो, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, इन्होंने इन आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को हटाया, ये और आगे आ गए, और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ पे आ चुके हैं आप लोगों के। तो इसका मतलब क्या है कि पहले इन इलेक्ट्रॉनों ने क्या बोला कि भाई साहब तुम अपना जगह जो है वो खाली करो, और जब तुम अपनी जगह खाली कर लोगे तभी तो हम आ पाएंगे ना भाई साहब। तो इसका मतलब क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों ने इतने वॉल्यूम में मौजूद, इतने इतने वॉल्यूम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को हटाया होगा कि नहीं हटाया होगा बताओ। तो इसका मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉनों ने इतने वॉल्यूम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को हटाया। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को हटाया इन्होंने, मुझे एक बात बताना, वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ मैं। देखो, ये आपको एक सिलेंडर बनता हुआ दिख रहा होगा ना, अगर आप इस पूरी चीज़ को इमेजिन करो, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉनों को हटा करके यहाँ पे पहुँचे, तो ध्यान से देखना, ये इतना सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, और सिलेंडर का अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जैसे आपके पास में कोई सिलेंडर होता है ना, तो ये आपके पास में कोई सिलेंडर है मान लो, ठीक है, ये आपके पास में कोई सिलेंडर है, इसका मान लो एरिया कितना है आप लोगों का ए, ठीक है, एरिया कितना है आप लोगों का ए, और इसकी हाइट कितनी है आप लोगों की एच है, ठीक है। तो एरिया जो इसका वॉल्यूम होता है ना सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो कितना होता है आप लोगों का, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कहने का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर तो ए होगा कि नहीं होगा बताओ, एरिया ही तो होता है भाई, ये सर्कल का एरिया है ना, देखो ये सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, तो सर्कल का एरिया ही तो होता है पाई आर स्क्वायर, और इंटू में कितना आ जाएगा आपका एच, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका ए इंटू एच आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ पे भी देखो सिनेरियो, अगर ये जो आपका भाई ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को आप ऐसे ना देख करके ऐसे देखो, इस सिलेंडर को अगर आप लोग ऐसे देखो, ध्यान से देखो, इस सिलेंडर को अगर मैं ऐसे देखता हूँ, तो ये क्या दिख रहा है बताओ आप लोगों को, ये वी डी इंटू टी, यही तो इसकी हाइट है बताओ, यही तो इसका एच है, और ये क्या है बताओ, इसका एरिया। समझ गए ना बात को, तो इस तरीके से मैंने आपको इमेजिन करवाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हो कि एक्चुअल में ये जो इसकी है ना, ये इसकी एच है, हाइट इसकी वी डी इंटू टी है, और ये क्या बताओ इसका
अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एरिया हो गया आप लोगों का, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, भाई यहाँ के देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, जब आगे के इलेक्ट्रॉन्स को हटाया तभी तो यहाँ पे पहुंचे ना। तो कितना वॉल्यूम उन्होंने देखा, मतलब कितना वॉल्यूम था यहाँ पे, ये वाला वॉल्यूम, ये मैं निकालना चाह रहा हूँ, ये वॉल्यूम कितना रहा होगा। तो आपको पता ही है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। अभी हम लोगों ने देखा ना, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाता है आप लोगों का, एरिया इंटू में हाइट। तो एरिया इंटू में कितना आ जाएगा, हाइट। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो एरिया तो चलो ठीक है, ए रहने दिया हम लोगों ने। हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट कितनी है बेटा आप लोगों की, हाइट ये रही ना आप लोगों की, वी डी इंटू टी। तो यही तो आपकी हाइट बन चुकी है, कितना आ चुका है, वी डी इंटू में कितना, टी। तो इतने वॉल्यूम में आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, समझे इस बात को। अब ध्यान से समझना, एक्चुअल में आपको क्या बोला गया था, शुरुआत में मैंने बोला था कि 1 मीटर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आप लोगों के, इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने हैं बताओ आप लोगों के, एन। तो अगर मैं आपको इतना वॉल्यूम दे दूं, कितना वॉल्यूम, और ये यही तो वॉल्यूम है ना आप लोगों का। हमने क्या माना था कि अगर आप लोग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हो, एक छोटा सा वॉल्यूम इतना लेते हो, तो इतने वॉल्यूम में अगर एन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो इतने वॉल्यूम में कितने होते होंगे, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इन सिलेंड्रिकल पार्ट, इन सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल जो आपका पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। सिलेंड्रिकल पार्ट कौन सा वाला है, ये वाला। तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो आप निकाल सकते हो। भाई मुझे एक बात बताओ ना, ये तो आपने बचपन में भी किया है। जैसे अगर मान लो एक पेन की कॉस्ट कितनी है आप लोग की, 5 रुपये। तो अगर मैं बोलूँ 5 पेन की कॉस्ट बता दो, तो इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देते कि नहीं कर देते, बताओ, 5 × 5 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वैसे ही देखो, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अच्छा, सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम कितना है जरा देखना, सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम यही वाला तो है, बताओ, ए इंटू वी डी इंटू में कितना टी, यही तो है ना। तो यहाँ पे देखो, एक पेन की कीमत 5 रुपये, 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन। तो सिलेंड्रिकल पार्ट 5 पेन में निकालना है, तो इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैसे आप लोग इस n को इधर मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो आपका n हो जाएगा ना, वो n किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ आप लोग का, a इंटू वी डी इंटू में t। समझे ना बात को। जैसे एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़, 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको बोला 5 पेन है तो 5 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो वैसे इस n को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आप लोग के सिलेंड्रिकल पार्ट में प्रेजेंट है। अच्छा एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले होंगे, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए, तो कुछ ना कुछ तो चार्ज गया है ना आप लोग का, भाई इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज ही होता है। तो इसका मतलब मैं पूछूं कितना चार्ज फ्लो हुआ आप लोगों का, तो चार्ज फ्लोन इन टी टाइम। तो देखो चार्ज के लिए आप लोगों ने मैंने आपको ना चैप्टर 1 में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, जो कि होता था Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, है ना। Q का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, एन इंटू में ई। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो Q ऐसे ही ठीक है, एन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने प्रेजेंट है आप लोग के सिलेंड्रिकल पार्ट में, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए थे टोटल, ये वैल्यू रखनी है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आप लोग की, एन की जगह पे ये रखना है। तो क्या रख दिया, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी, और इंटू में क्या चल रहा है बताओ आप लोग का, ई। अच्छा ये कहाँ से बताया मैंने आप लोगों को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बताया मैंने आपको। ये समझ में आया ना आप लोग को। भाई क्यू का फॉर्मूला होता है ना आप लोग का एन इंटू ई, तो क्यू का फॉर्मूला अगर एन इंटू ई है तो क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन की जगह पे भाई इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स है, और इंटू में टी हो जाएगा, ई हो जाएगा सॉरी, है ना। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर चार्ज फ्लो होता है तो करंट भी फ्लो हुआ होगा, तो करंट प्रोड्यूस्ड, कितना करंट प्रोड्यूस हुआ होगा आप लोग का, तो करंट प्रोड्यूस इन टी टाइम। तो करंट का फॉर्मूला तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ ना सर। करंट का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो क्यू की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना मैं, क्या, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू में टी, और इंटू में कितना ई आ जाएगा आप लोगों का, और अपॉन में कितना चल रहा है टी। ध्यान से देखो, इस टी से ये टी कैंसिल हो गया आप लोगों का, तो आई की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आप लोग की,
आई की वैल्यू आ चुकी है, काम करो वी डी लिख दो, फिर कितना आ जाएगा आप लोगों का एन, या ई भी लिख सकते हो आप लोग, ई भी तो है, बताओ यहाँ पे वी डी ई एन आ जाएगा, और साथ में कितना बचा है ए। तो ये आ गया हमारे पास में करंट का फॉर्मूला। देखो आई क्या है बताओ आप लोगों का, आई है सर हमारे पास में यहाँ पे करंट, आई क्या है आप लोगों का यहाँ पे करंट, वी डी क्या है बताओ आप लोगों का यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वी डी क्या है बताओ हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है बताओ आप लोगों का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ई क्या है बताओ हमारे पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और एन क्या है बताओ आप लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिलेंड्रिकल पार्ट, जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वही वाला तो है ना ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलेंड्रिकल पार्ट, और ए क्या बताओ आप लोगों का, दैट इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन चुका है आप लोगों का, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिकली क्या निकाल दिया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।